नमस्कार, अर्थनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनिया सिंह। ये एक ऐसा कार्यक्रम है जहां हम बात करते हैं उन आर्थिक और कारोबारी विषयों की जिनसे होता है आपका सरोकार। आज बात शेयर्ड वर्क स्पेस की। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो ऑफिस की परिभाषा बदल रहा है। आज की युवा पीढ़ी के पास आइडियाज की कमी नहीं होती, कमी होती है तो बस पैसों की, फंड की, जिससे उन्हें अपने विचारों को मूर्त रूप देने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उनकी एक जरूरत होती है, उनका एक अपना दफ्तर या ऑफिस, जहां बैठकर वो अपना काम कर सकें, अपने क्लाइंट्स के साथ मुलाकात कर सकें, उन्हें इम्प्रेस कर सकें। लाजमी है, ऐसा ऑफिस बनाने के लिए काफी खर्च करना पड़ेगा, जो कि एक स्टार्टअप के लिए नामुमकिन हो सकता है। लेकिन समस्या का समाधान कर रहा है शेयर्ड वर्क स्पेस कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे आज की अर्थनीति में। शेयर्ड वर्क स्पेस पर बात करने के लिए मेरे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं दो खास मेहमान। यामिनी अग्रवाल, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस में फाइनेंस की प्रोफेसर हैं, स्वागत है आपका। और साथ ही में है स्टीयरिंग माइंड्स के संस्थापक और सीईओ प्रणव भाटिया। प्रणव, आपका भी स्वागत है। प्रणव, आपसे शुरू करते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है ये, क्यों ज़रूरत पड़ी इसकी भारत में, और कौन इसे इस्तेमाल करता है, किस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है? राइट, देखिए क्या है कि कोवर्किंग इंडिया में अगर मैं बोलूँ तो करीबन 2013 के आसपास चालू हुआ। हम लोगों ने चालू किया, 91 स्प्रिंग बोर्ड और 2-3-4 और प्लेयर्स आए मार्केट में। हम लोगों को लगा कि इंडिया के अंदर अभी बिज़नेस सेंटर्स तो बहुत चल रहे थे, बिज़नेस सेंटर्स जैसे रीजस और ये सब, लेकिन बिज़नेस सेंटर के अंदर एक क्या कॉन्सेप्ट था कि कंपनी के एम्प्लॉयज़ आते थे, अपने डेस्क पे काम करते थे और बिना किसी से इंटरेक्ट किए चले जाते थे। तो वहाँ पर क्या था कि आपको एक सीट तो मिल रहा था काम करने के लिए, लेकिन एक एनवायरनमेंट ऑफ कोलैबोरेशन, एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे को डिस्टर्ब करके उनसे कहना कि अच्छा तुम क्या कर रहे हो, मैं ये कर रहा हूँ, क्या तुम मुझे क्लाइंट ला के दे सकते हो, क्या तुम मेरे को इस सर्विस में मदद कर सकते हो, एक दूसरे से बार्टर करना, मैं तेरी वेबसाइट बना दूंगा, ठीक है, तू मेरा फाइनेंस कर देना। राइट, तो हमें रियलाइज़ हुआ कि एक ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पर स्टार्टअप एक दूसरे की मदद कर सकता है। और नीड क्या थी इसकी? नीड ये थी कि होता क्या था कि जैसे किसी ने जॉब छोड़ी अपनी, अब क्या था कि अभी तक वो एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट और एक इकोसिस्टम में थे जहाँ पर वो सिर्फ वही करते थे जो उनकी जॉब पे उनका काम था। अगर अकाउंटिंग करना है तो वो कोई और कर रहा है, अगर कुछ और देखना है तो कुछ और कर रहा था। तो उन्हें अपना नया बिजनेस चालू करते हुए एक ऐसा इन्वायरमेंट भी चाहिए था जहाँ पर उन्हें ऐसा फील हो कि वो अकेले नहीं हैं। बहुत सारे उनके जैसे लोग जिनके दिमाग में आइडियाज़ हैं, वो भी अगर एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं तो क्या होता है कि एक दूसरे से कोलैबोरेट कर सकते हैं। एक उन्हें लगता है कि एक ऐसे एनवायरनमेंट में है जहाँ पर उन्हें अपने काम पे फोकस करना है, लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम्स जैसे वॉशरूम के अंदर वाटर एक प्रॉब्लम बन सकता है, इंटरनेट ना चलना एक प्रॉब्लम बन सकता है, प्रिंटर ख़राब होना एक प्रॉब्लम हो सकता है। तो एक नए स्टार्टअप के लिए अगर वो सिर्फ प्लम्बिंग में, इंटरनेट के पीछे और आपका बाकी प्रिंट आउट्स और ये सब चीज़ों में अगर इन्वॉल्व हो जाता है तो उसका बहुत सारा वैल्यूएबल टाइम वेस्ट हो जाता है। तो कोवर्किंग का कॉन्सेप्ट इसलिए आया इंडिया में क्योंकि एक रियलाइज़ हुआ नीड का कि जो भी इंडिविजुअल चालू करना चाहता है अपना, वो एक सस्ते कॉस्ट पे एक जगह पे बैठेगा, दूसरे लोगों के साथ अपना आइडिया शेयर करके उनसे कोलैबोरेट करेगा, और बहुत ज़्यादा जो नॉनसेंस इन्वॉल्वमेंट है एक ऑफिस को चलाने की, उसमें उसे इन्वॉल्व नहीं होना पड़ेगा। यानी कि जो फालतू के सिरदर्द हैं उनसे बचा जा सके और अपने काम पर फोकस किया जा सके। लेकिन यामिनी, क्या लगता है किन लोगों के लिए है ये? क्या सिर्फ स्टार्टअप्स के लिए है या फिर फ्रीलांसर्स के लिए भी है? किस तरह के लोग कोवर्किंग में जाएंगे? जी, कोई भी व्यक्ति जो एक वर्क स्पेस चाहता है और जिसमें फ़िक्स्ड इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता और एक ऑफिस एनवायरनमेंट चाहता है, वो सब इस पर्टिकुलर कंसेप्ट के लिए जाएंगे। और उनके लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदे की बात ये रहती है कि उन्हें कोई भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, जिसका जो खर्च है वो बहुत ज़्यादा रहता है किसी भी नए व्यक्ति के लिए, कोई स्टार्टअप करने के लिए या कोई फ्रीलांसर के लिए। तो अगर मैं कोई अपनी कंपनी स्टार्ट करना चाहती हूँ या अपना कोई काम शुरू करना चाहती हूँ और वो एक ऑफिस स्पेस में करना चाहती हूँ जहाँ पे मैं क्लाइंट्स को इनवाइट करना चाहती हूँ या अपने टीम वर्कर्स को इनवाइट करना चाहती हूँ, तो वो एक स्पेस में मुझे रेंटेड अकोमोडेशन में, जो चाहे मैं कुछ टाइम के लिए ले लूँ, चाहे 2 हफ्ते के लिए लूँ, चाहे 2 महीने के लिए लूँ या 1 साल के लिए लूँ, मुझे वो स्पेस मिल जाती है और मैं उस पर काम कर सकती हूँ। अब अगर मेरा काम शुरू हो जाता है और अच्छा चल जाता है
तो मैं उस स्पेस को मेंटेन मतलब उसी स्पेस में काम करती रहती हूँ या फिर अपने स्पेस बिल्ड करने के लिए सोच सकती हूँ। अगर मेरा काम नहीं चलता तो मेरा ज़्यादा लॉस नहीं होता, तो उसका फ़ायदा रहता है। इसके लिए मुझे ना तो लोन लेने की ज़रूरत है, मेरे पास जो सेविंग्स हैं उसी को मैं फ़ायदे यूज़ कर सकती हूँ, और अगर लोन भी ले रही हूँ तो कम अमाउंट मेरा जो है इसके ऊपर स्पेंड होता है। तो क्या ये काम जैसे वर्क फ्रॉम होम वाली बात होती है उससे कितना अलग है? देखिए थोड़ा इसमें अलग है कि इनफैक्ट ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि बहुत ज़्यादा लोग ऐसा भी कर सकते हैं, या तो घर से काम कर सकते हैं या कोई एक छोटा सा फ्लैट लेके 4-5 दोस्त लोग कंट्रीब्यूट करके एक फ्लैट से काम कर सकते हैं। तो उससे थोड़ा सा ये अलग इसलिए रहता है क्योंकि आइडिया सिर्फ ये नहीं है कि आपको एक जगह मिल गई काम करने की, आइडिया ये भी है कि आपको जगह के साथ ऐसा एक कम्युनिटी मिला। क्योंकि कोवर्किंग स्पेस एक बिजनेस सेंटर के कॉन्सेप्ट से जो सदियों से चलता आ रहा है, राइट, उससे अलग इसीलिए है क्योंकि हमने यहाँ पर जगह के साथ साथ बोला कि हम आपको एक कम्युनिटी दे रहे हैं जो आपको सपोर्ट करेगी बिजनेस में। तो अगर एक जगह पे एक कोवर्किंग स्पेस सक्सेसफुल तभी होती है जब वहाँ पर एटलीस्ट 30 से 40 अलग अलग टाइप के स्टार्टअप्स रहते हैं, और जब 30 से 40 अलग अलग टाइप के स्टार्टअप रहते हैं तो कोई सोशल मीडिया मार्केटिंग में है, कोई वेबसाइट डेवलपमेंट में है, कोई फाइनेंस में है, कोई अकाउंटिंग में है, कोई लीगल में है। तो एक दूसरे को वो सब आपस में सर्विसेज दे पाते हैं, एक दूसरे के प्रॉब्लम्स समझ पाते हैं, और ग्रुप्स में इन लोगों के लिए फिर वर्कशॉप्स, ट्रेनिंग्स, कोवर्किंग स्पेस ऑर्गेनाइज कराता है। बहुत सारे कोवर्किंग स्पेसेस अभी मार्केट में ऐसे भी हैं जो सिर्फ सीट दे रहे हैं और अपने आप को कोवर्किंग कहते हैं। वो एग्जैक्ट कोवर्किंग नहीं है। कोवर्किंग का जो मेन कॉन्सेप्ट जो आपने बोला कि घर से अलग कैसे है, वो घर से अलग इसलिए है कि घर पे भी जगह मिल जाती है, यहाँ पर भी आपको जगह मिल जाती है, लेकिन यहाँ पर कम्युनिटी भी मिलती है। दूसरी जो प्रॉब्लम है, घर के अंदर यू गेट डिस्टर्ब्ड, ठीक है। तो मेरे जैसे कोवर्किंग स्पेस में ऐसे लोग आते हैं, वो कहते हैं कि घर पे हम क्यों नहीं बैठते, क्योंकि मम्मी दूध लेने भेज देती हैं, ठीक ठीक है। मम्मी कहती हैं कि अच्छा आप घर पे क्या कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे, अच्छा ये कर लो। या फिर यू हैव प्रोबेबली यंगर सिबलिंग्स, या आपके घर पे और कोई आपके चाचा के बच्चे हैं जो प्रोबेबली आपको एक एनवायरनमेंट नहीं दे पाते, या फिर आप घर पे कोई काम कर रहे हैं, घर पे कोई गेस्ट आ गए। दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि घर पे आप किसी को बाहर क्लाइंट को इनवाइट नहीं कर सकते अपनी साथ मीटिंग के लिए, क्योंकि उसे एक इम्प्रेशन पड़ेगा कि आपका कंपनी अच्छा नहीं है, एक बहुत छोटे लेवल पे है। तो ये सारी रीजंस हैं कि एक कोवर्किंग स्पेस एक घर पे काम करने से अलग कैसे। तो किन शहरों में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इनकी? जैसे हमने देखा कि गुड़गांव, एनसीआर की अगर हम बात करें, नोएडा, गुड़गांव या बेंगलुरु, ये तो हैं ही, लेकिन क्या कुछ और भी शहर हैं जो भारत में जो टियर 2 या टियर 3 सिटीज़ हम जिनको बोलें, जहाँ पर अब ये कॉन्सेप्ट और ज़्यादा फल फूल रहा है? जी बिल्कुल, अगर आप देखें तो ये एनसीआर एरिया में या बेंगलुरु वगैरह में इसलिए ज़्यादा देखे जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे काफ़ी लोग अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं, इनोवेटिव हैं और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं, तो उनको कुछ स्पेस चाहिए होती है अपना स्टार्टअप के लिए। अगर आप बाकी भी सिटीज़ में देखें जहाँ पे बहुत सारे लोगों के पास बड़े सारे आइडियाज़ होते हैं, वहाँ पे भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो जिनको हम अब स्मार्ट सिटीज़ का दर्जा दे रहे हैं, वहाँ पे भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि ये वर्क स्पेस क्रिएट की जाए। एक और चीज़ जो ये वर्क स्पेस क्रिएट करती है वो एक वर्क एथिक है और एक वर्क एनवायरनमेंट है जो आपको घर पे बैठ करके नहीं मिलता, जहाँ के हम बात करते हैं। तो जब ये एक वर्क एथिक, वर्क एनवायरनमेंट 10 लोगों को देख करके, 10 लोगों के साथ काम करके होता है, वो एक अकेले में नहीं बना पाते हैं। और जब आप एक कंपनी की बात करते हैं तो कंपनी को क्योंकि हम आगे बढ़ाना चाहते हैं और उसको ग्रोथ देना चाहते हैं, तो एक वर्क एनवायरनमेंट देख करके हम उसके अंदर और लोगों को इनवाइट कर सकते हैं। जो टैलेंट को इनवाइट करना है वो तभी इनवाइट होंगे अगर उन्हें ग्रोथ पोटेंशियल नज़र आएगा। तो जब आप एक शेयर्ड वर्किंग स्पेस में काम करते हैं तो क्योंकि जैसे डेस्कटॉप्स हैं, वर्क स्टेशंस हैं, प्रिंटर्स हैं, इंटरनेट फैसिलिटी है, या एक पर्टिकुलर एरिया जिसके अंदर आपको वो ऑफिस मिल रहा है, उसमें माना जाता है कि और लोग कहते हैं कि हम एक ऑफिस में काम कर रहे हैं, इसलिए हम उस कंपनी के साथ जुड़ना चाहेंगे। तो लोग शाय अवे नहीं करते आपके स्टार्टअप के साथ जुड़ने के लिए और अपना टैलेंट आगे कंट्रीब्यूट करने के लिए। तो जैसे बड़ी कंपनियों के साथ अगर आपके बड़े क्लाइंट्स हैं तो किस तरह का इम्प्रेशन पड़ता है अगर आप एक कोवर्किंग स्पेस में अपने ऑफिस में बुलाते हैं? क्या प्रॉपर रिसेप्शंस होते हैं? क्या प्रॉपर कम्युनिटी कॉन्फ्रेंस हॉल्स होते हैं? क्या इवेंट स्पेस होती है? ब्रॉडबैंड कैसा होता है? ये सब बताएं। लिफ्ट फैसिलिटीज़ कैसी हैं? कॉफ़ी भी चाहिए होती है, वो सब बताएं। राइट। तो क्या है कि एक कोवर्किंग स्पेस ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, तभी क्या होता है एक पूरा इकोसिस्टम बनता है। जनरली क्या होता है कि एक स्टार्टअप जनरली कोवर्किंग स्पेस लेता है जब वो 3 से 4 लोगों का टीम है, एंड फिर हो सकता है वो 10 से 15 लोगों तक बढ़ता है, फिर हो सकता है अपना ऑफिस में शिफ्ट कर जाता है। दैट्स अ टिपिकल स्ट्रक्चर।
और ये सारे लोग जब अपने डेस्क्स लेते हैं उसके साथ ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर हमारा कोई क्लाइंट आएगा तो उन्हें एक मीटिंग स्पेस मिलेगा, उन्हें एक वेटिंग एरिया मिलेगा, कोई रिसेप्शन पे मिलेगा जो उनको एड्रेस करके हमारे तक पहुंचाएगा, वेट कराएगा, देयर बी coffee areas, and at the same time there are recreational areas, foosball, table tennis, Kinect gaming. There are areas which would enhance the productivity of your staff, and there are areas which are functional areas जहाँ पर आपको छोटे इवेंट के लिए मीटिंग स्पेस बुक कर लिया। आपको बहुत सारे ऐसे एरियाज़ होते हैं जो शायद आप अपने ऑफिस में करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए रहेगी, प्रोजेक्टर वाले एरियाज़, LED एरियाज़ एंड ऑल ऑफ दैट। यहाँ पर वो सारे एरियाज़ अवेलेबल होते हैं। कोवर्किंग स्पेस भी अलग अलग टाइप का होता है। कई कोवर्किंग स्पेस स्पेशलाइज करते हैं हार्डवेयर स्टार्टअप्स के लिए। अगर कोई कोवर्किंग स्पेस स्पेशलाइज करता है हार्डवेयर स्टार्टअप्स के लिए तो वो एक मेकर स्पेस बनाता है, जहाँ पर हो सकता है एक ड्रिल मशीन से लेके आपके पास सारे रोबोटिक्स के इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं। वो क्यों रखे हुए हैं? क्योंकि एक स्टार्टअप वो सारे इक्विपमेंट्स खरीदेगा तो उनके लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी। अब क्या है कि जितने भी ऐसे स्टार्टअप्स हैं जिन्हें वो इक्विपमेंट यूज़ करना है वो उस कोवर्किंग स्पेस में आ जाएंगे, और ऐसे उन्होंने लैब्स बना रखे हैं जहाँ पर वो सारा इक्विपमेंट अवेलेबल है। सो डिपेंडिंग अपॉन what kind of startups are you attracting, there are co-working spaces जो टेस्टिंग लैब्स बनाती हैं। टेस्टिंग लैब्स कैसे कि अगर आप कोई सॉफ्टवेयर ऐप बना रहे हैं तो वो सॉफ्टवेयर ऐप को जनरली आपको हर एक मोबाइल डिवाइस में टेस्ट करना पड़ता है कि किस मोबाइल डिवाइस में एरर आ रहा है। कभी कभी क्या है, एप्पल के फ़ोन में एरर आता है, एंड्रॉयड में नहीं आता। तो क्या होता है कि एक स्टार्टअप के लिए पॉसिबल नहीं होता वो हर टाइप का डिवाइस अपना खुद खरीद के रखे। तो कई ऐसे टेस्टिंग एरियाज़ होते हैं जहाँ पर उन्होंने 50 अलग अलग तरह के डिवाइसेस ऑलरेडी अटैच करके रखे हैं ताकि स्टार्टअप अपना ऐप को टेस्ट कर सके। अब क्या है कि ये सारे कॉमन फीचर्स हर एक स्टार्टअप को चाहिए, तो वो कोवर्किंग स्पेस में आ जाते हैं क्योंकि उन्हें ऐसी फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं एक ही जगह पे। तो जो फैसिलिटीज़ आप बात कर रहे हैं ये सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं। एंड उसके अलावा सम कोवर्किंग स्पेसेस ऑफर बंक बेड्स, कि किसी स्टार्टअप को 24 आवर काम करना है तो रात को उनका अगर स्टाफ कोई रुका हुआ है तो वो बंक बेड फैसिलिटी यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमारे कोवर्किंग स्पेस में हमने बंक बेड दे रखा है। देयर आर अदर फैसिलिटीज़ लाइक कैफ़ेज़ जहाँ पर आपको खाने के लिए सारा ये सब चीज़ें, एंड अ लॉट ऑफ अदर सच एरियाज़। पीपल ऑल्सो फोकस ऑन योगा क्लासेस क्योंकि स्टार्टअप इज़ अ स्ट्रेसफुल जर्नी, सो मेडिटेशन क्लासेस एंड लॉट ऑफ स्किल बेस्ड क्लासेस जहाँ पर आप कुछ सीख पाएंगे। बहुत सारे Amazon वेब सर्वर, लीगल ऐसे वर्कशॉप्स जहाँ पर आप स्टार्टअप के बारे में कुछ सीख पाएंगे। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज एलिमेंट्स। चलिए छोटा सा ब्रेक यहाँ ले लेते हैं। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे कि कितनी कॉस्ट रहती है इसकी, कितना कॉस्ट इफेक्टिव है, इस सब पर चर्चा एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए अर्थनीति। तो बिजनेस का नया बज़वर्ड है स्टार्टअप, और स्टार्टअप्स के लिए एक नया स्टार्टअप है कोवर्किंग स्पेस, और उसी पे हम कर रहे हैं आज चर्चा। यामिनी, आपके पास आऊंगी कि जो ट्रेडिशनल वर्क एनवायरनमेंट है उसको किस तरह से बदल रहा है ये कोवर्किंग स्पेस, और साथ ही जो कमर्शियल रियल एस्टेट है उसमें किस तरह का बदलाव और किस तरह का होराइजन चेंज आप देखती हैं? जी देखिए, जिस तरीके से अब बिज़नेसेस हो रहे हैं वो ट्रेडिशनल बिज़नेसेस नहीं हैं। अब हम जो है दुकान पे जाकर के सामान नहीं खरीदते, हम ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं। तो हमें जो डिफरेंट स्पेस प्रोवाइड करनी है किसी भी टाइप के बिज़नेस के लिए, वो अब वैसे ट्रेडिशनल ऑफिस स्पेसेस या बिल्डिंग्स नहीं हैं जहाँ पे लोगों को हम क्लाइंट्स को इनवाइट करें या कुछ करें। हमें लेकिन एक इन्वायरमेंट चाहिए होता है या एक स्पेस चाहिए होती है जिसमें हम बैठ करके आराम से अपना जो हमारे इक्विपमेंट्स हैं उनको लगा करके अपना काम कर सकें, और जो एक पीसफुल इन्वायरमेंट है या बाकी लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सकें। तो ये एक ट्रेडिशनल बिजनेसेस को काफ़ी चेंज आया है इंटरनेट के द्वारा या और चीज़ों के द्वारा, और जो कंपटीशन है वो चेंज हुआ है, जिसकी वजह से जो बिज़नेस एनवायरनमेंट है वो लोग कहते हैं कि आप अपने घर से काम कर लीजिए या आप और कहीं से काम कर लीजिए, वी विल पे यू, हम इतना पैसा आपको दे देंगे पर आप वहाँ से काम कर लीजिए। तो उसके लिए अगर आपको एक एनवायरनमेंट चाहिए तो आप एक शेयर्ड स्पेस के एनवायरनमेंट को ले सकते हैं। जहाँ तक आपने बात की रियल एस्टेट की बात की, ये जो शेयर्ड कॉन्सेप्ट है, अगर आप देखें तो जब BPOs आए थे हमारे यहाँ कंट्री में तो लोगों ने अपनी रियल एस्टेट को डेवलप किया था ये BPO सेंटर्स क्रिएट करने के लिए। तो वहाँ पे लोगों ने देखा कि काफ़ी लोगों की डिमांड, इस BPO सेंटर्स की डिमांड थी और जिसकी वजह से रेवेन्यूज़ जनरेट हो रहे थे। तो एक वर्क स्टेशंस का इन्वायरमेंट क्रिएट हुआ था कि एक वर्क स्टेशंस अगर प्रोवाइड किए जाते हैं तो वो एक ऑफिस स्पेसेस में कन्वर्ट किए जा सकते हैं, जिससे बेनिफिट लोगों को भी होता है और जो प्रोवाइडर है उनको भी होता है। क्योंकि रियल एस्टेट मार्केट बहुत अच्छी नहीं कर रही पर लोगों को ऑफिस स्पेसेस चाहिए होते हैं, तो ये शेयर्ड एनवायरनमेंट स्पेस उन रियल एस्टेट को कमर्शियल वैल्यू के लिए कन्वर्ट करने में काफ़ी फ़ायदेमंद रहते हैं।
और ये क्योंकि माइक्रो लेवल पे बहुत लोगों की नीड्स को मीट करते हैं, तो एक व्यक्ति को उस पर्टिकुलर स्पेस को खरीदने की ज़रूरत नहीं है, पर बहुत सारे लोग उसमें कंट्रीब्यूट करके उस स्पेस को प्रोवाइड कर सकते हैं। और जिस तरह से आपने 6 साल पहले इसको शुरू किया था, आप पायनियर्स थे भारत में इस सबको शुरू करने में, तो आपने किस तरह का बदलाव देखा, किस तरह से इवॉल्व हुई है आपकी कंपनी और क्या क्या चुनौतियां आई और इस समय कैसे बदला हुआ एटमॉस्फेयर लग रहा है आपको? देखिए, बहुत इन्वायरमेंट कोवर्किंग का काफ़ी बदला है। जैसे जब हमने चालू किया था तो हमने फॉर्मली इसको बिज़नेस की तरह चालू भी नहीं किया, ये एक तरीके से हम बाय डिफ़ॉल्ट इसमें आ गए। बाय डिफ़ॉल्ट कैसे आ गए? हम लोगों का खुद का बिल्डिंग था, उसके अंदर हमने कई अपने दोस्तों को बोला कि चलो मिलके एक शेयरिंग बेसिस पे चालू कर लेते हैं। तो अब शेयरिंग बेसिस पे दोस्त इकट्ठे हुए, हमने कहा कि पैसे कंट्रीब्यूट करते हैं, इन्वर्टर लेते हैं, ये सब करते हैं। फिर दोस्तों के दोस्त आने लगे। फिर हमें रियलाइज़ हुआ कि सबके साथ ऐसा शेयरिंग नहीं कर सकते, हमको कुछ फॉर्मल करना पड़ेगा। देन वी रियलाइज्ड, वी वर ऑलरेडी वर्किंग विद सम यूएस बेस्ड कंपनीज। हमें रियलाइज़ हुआ कि नहीं, इसे कोवर्किंग में कन्वर्ट करते हैं। कोवर्किंग में कन्वर्ट किया और धीरे धीरे ऐसा सिचुएशन पहुंच गया कि जैसे दिल्ली में हम लोगों के पास 6-6 महीने का वेटिंग रहता था कि हमारे पास जगह ही नहीं होती थी देने के लिए। हमने और सेंटर चालू किए गुड़गांव में और ये सब। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि ये इंडस्ट्री को सब लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को देखा एंड हर एक व्यक्ति जो स्टार्टअप से जुड़ा हुआ था या जिसके पास रियल एस्टेट था या जिसे लगा कि वो कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं स्टार्टअप्स में, वो इसके अंदर कूद गया। आज के तारीख पे इंडिया में 400 से ज़्यादा कोवर्किंग स्पेसेस हैं जो करीबन 200 से ज़्यादा ऑपरेटर्स ऑपरेट करते हैं और बहुत ज़्यादा वीसी मनी इस इंडस्ट्री में आ गया। पहले क्या होता था कि इंडिविजुअल ओनर्स लाइक अस, वी यूज्ड टू क्रिएट स्पेसेस। फिर क्या हुआ, अ लॉट ऑफ वीसी मनी बैक्ड बाय सॉफ्ट बैंक एंड अदर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट प्लेयर्स, उन लोगों ने फंडिंग किया, फंडिंग टू द ट्यून। अभी ऑफिस ने 30 मिलियन रेस किया। इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट 91 स्प्रिंग बोर्ड्स, दे हैव रेस सिमिलर अमाउंट्स। देयर आर सॉफ्ट बैंक बैक्ड ओयो जो इस इंडस्ट्री में आया है। तो इस इंडस्ट्री में अभी बहुत ज़्यादा वीसी मनी आ चुका है और ये अब इंडस्ट्री इंडिविजुअल प्लेयर्स के लिए नहीं रही, क्योंकि क्या है कि वी वर्क, ओयो, ऑफिस एंड देयर आर सम मोर प्लेयर्स हु हैव काइंड ऑफ जंप्ड इनटू दिस इंडस्ट्री। सो अभी ये एक ऐसा गेम बन गया जहाँ पर लोग प्रॉफिटेबिलिटी नहीं देख रहे। वो क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम लोग अगले 5 साल तक लॉसेस भी करते हैं तो कोई बात नहीं, वी वुड जस्ट बिल्ड आवर बेस। हम 10 स्पेसेस से इंडिया के अंदर 50 से 100 स्पेसेस क्रिएट करेंगे। जब स्पेसेस क्रिएट हो जाएंगे, सारे स्टार्टअप्स हमारे पास आ जाएंगे, तब हम प्रॉफिटेबिलिटी पे देखेंगे। और ये एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट जंक्चर है इस इंडस्ट्री में, क्योंकि पूरी वर्ल्ड ने वीवर्क को फॉलो किया। ठीक है, आज वीवर्क अपने आईपीओ की तैयारी कर रहा है। अब जब वीवर्क अपने आईपीओ की तैयारी कर रहा है तो उन्होंने अपने प्रॉफिटेबिलिटी को फाइल किया है, जिसके अंदर उनके $900 मिलियन का उन्होंने लॉस दिखाया पहले 6 महीने में, एंड फिर उन्होंने दिखाया 1.5 बिलियन का रेवेन्यू इसके अगेंस्ट। तो पूरा वर्ल्ड, फाउंडर ने शेयर्स भी बेच दिए अपने। हाँ, फाउंडर्स ने शेयर्स भी बेचे एंड पूरा वर्ल्ड इस पे क्वेश्चन कर रहा है कि क्या ये सस्टेनेबल मॉडल है इस वे के अंदर। तो वीवर्क कह रहा है कि हम अब सिर्फ कोवर्किंग नहीं कर रहे, हम वी ग्रो भी कर रहे हैं, वी लिव भी कर रहे हैं, वी हैव बिकम एन एजुकेशन कंपनी एंड अ लॉट ऑफ पीपल आर क्वेश्चनिंग द एंटायर कोवर्किंग इंडस्ट्री एज सच। बट हैविंग सेड दैट, वैल्यूएशंस बिल्ड हो रहे हैं, people are expanding their footprint in India, creating 50 to 100 and more than that under their brand, that kind of spaces. So let's see how the industry progresses. But बहुत change आ चुका है इस इंडस्ट्री में पहले से देखे तो। काफ़ी वीसी मनी आया जैसा बताया प्रणव ने, तो अब स्टेट इकोनॉमी के किस तरह से हेल्प करेगा ये वाला वीवर्क जैसा कोवर्किंग स्पेसेस, और कितने स्टार्टअप्स अट्रैक्ट होंगे, क्या लगता है? जी, काफ़ी स्टार्टअप्स अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि स्टार्टअप्स के लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि कॉस्टिंग, कि आप बेसिक इनिशियल कॉस्ट कितनी लगा रहे हैं, और वो अपनी कॉस्ट को कम से कम रखना चाहते हैं। एट द सेम टाइम वो ये भी दिखाना चाहते हैं कि वो बहुत ही प्रोफेशनल हैं और बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट उनके लिए बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होती है, क्योंकि उनका ना तो प्रोडक्ट रिकग्नाइज हुआ होता है ना, और उन्हें वो प्रोडक्ट को इनिशिएट करना होता है। तो उनके लिए काफ़ी जो इनिशियल कॉस्ट होती हैं, चाहे वो प्रोडक्ट बनाना हो, उसे बेचना हो या उसकी मार्केटिंग करनी हो, वो सारा उनके लिए काफ़ी कॉस्ट हो जाती हैं। अगर ऑफिस की स्पेस की कॉस्ट उन्हें वो रिड्यूस कर सकें बिना फिक्स्ड कॉस्ट इनकर किए, तो उनका जो प्राइसिंग है प्रोडक्ट्स की वो बेहतर हो सकेगी। और जो उनकी सर्वाइवेबिलिटी है, जिसे हम कहते हैं कि आपने कितना पैसा इनिशियली लगाया और आपको कितना रिटर्न मिला, वो सर्वाइवेबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है जब आप एक
शेयर्ड वर्किंग स्पेस में काम करते हैं जिसमें आपको कम से कम पैसा लगाना है। तो ये अगर आप देखें मंथली बेसिस पे भी बहुत कम है, और आप अगर टर्न अप करें कि जो है हमें कितने टाइम के लिए रखना है, वो स्टार्टअप डिसाइड कर सकता है कि अगर हम प्रॉफिटेबल होते हैं हम इस स्पेस में काम कर लेंगे, वरना इससे थोड़ा से कम स्पेस में काम कर लेंगे, कोई लेस लग्जूरियस उस पर काम कर लेंगे, ऐसे तरीके से। कॉस्टिंग क्या होती है इसकी? कोई स्टार्टअप्स जो अभी देख रहे होंगे, इफ़ दे वांट टू गेट इनटू इट, तो क्या इसकी स्टार्टिंग है और कितने तक जा सकता है? श्योर, देखिए ऑन एन एवरेज क्या रहता है कि आप समझ लीजिए 5,000 रुपये पर सीट के हिसाब से ये कॉस्टिंग इसका चालू होता है ऑन एन एवरेज। ऐसे प्रीमियम स्पेसेस भी हैं जो 15,000 पर सीट का चार्ज करेंगे आपसे अगर डेडिकेटेड सीट है, और ऐसे स्पेसेस भी हैं जो आपसे 2,500 से 3,000 रुपये या 2,000 रुपये भी पर सीट का ले लेंगे, ठीक है। बट ऑन एन एवरेज 5,000 रुपये पर सीट होता है जो आपका सीट डेडिकेटेड होता है। अब इसके अंदर भी कई सारे मॉडल्स हैं। कई स्पेसेस क्या करते हैं आपको, जिनको कहते हैं हॉट डेस्क, एक ऐसा मेंबरशिप प्लान देते हैं जिसमें कहते हैं कि एक एरिया के अंदर हमने 50 सीट लगा दी, लेकिन उस 50 सीट्स के बदले में हमने 100 से 150 मेंबरशिप्स दे दी और कह दिया कि ये सीट्स अगर खाली हैं तो आप बैठ जाना, खाली नहीं है तो आपको सीट नहीं मिलेगी, ठीक है। सो एंड इट इज़ लाइक जोन सी भी सीट खाली है आप उस पर बैठ जाइए। सो उसमें क्या होता है कि वो अपना प्राइसिंग कम कर लेते हैं। वो कहते हैं कि आप पर महीने हमें 2,000 रुपये दीजिए एंड आपके पास एक हॉट डेस्क रहेगा, जब भी अवेलेबल है आप बैठ जाइए। अगर आपको डेडिकेटेड स्पेस चाहिए तो आपका फिक्स डेस्क रहेगा, आप चाहे आए या ना आए आपके लिए वो डेस्क खाली रहेगा। अब फिक्स डेस्क का प्राइसिंग स्टार्ट होता है 5,000 रुपये से और 15,000 तक चला जाता है। जो हॉट डेस्क है उसका प्राइस 2,000 से चालू होकर 5,000 8,000 तक चला जाता है, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा स्पेस है। तो ये अलग अलग मेथड्स हैं। बट कोवर्किंग स्पेस का अगर हम रेवेन्यू देखें तो सिर्फ डेस्क से नहीं आता, वो इवेंट स्पेस भी कभी कभी देते हैं, और बहुत सारे स्टार्टअप्स ऐसे भी होते हैं जो डेस्क के लिए नहीं आते, वो शायद अपने घर से काम करते हैं, लेकिन कभी किसी क्लाइंट से मीटिंग करते हैं तो घर पे नहीं बुला सकते, तो वो सिर्फ एक मीटिंग रूम बुक कर लेते हैं। अब मीटिंग रूम बुक करने का क्या होता है कि 500 रुपये घंटे से लेके 2,000 रुपये घंटे तक का, डिपेंडिंग अपॉन कॉन्फ्रेंस रूम चाहिए कितनी कैपेसिटी के लिए, वो अलग अलग ऐसे आप बुक कर सकते हैं। और प्रोजेक्टर वगैरह सब वहाँ होते हैं, पर LEDs होते हैं, प्रोजेक्टर, एलईडीज, डिपेंडिंग अपॉन आपको क्या फैसिलिटीज़ चाहिए वो आपको फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी। छोटा मीटिंग रूम चाहिए 3 लोगों का, वो मिल जाएगा आपको। 50 लोगों का इवेंट एरिया चाहिए तो वो आपको मिल जाएगा। तो कोवर्किंग स्पेसेस के लिए ये भी एक रेवेन्यू मॉडल होता है। एंड स्टार्टअप्स के लिए भी जिनके पास डेडिकेटेड सीट नहीं है, वो सिर्फ एक मेंबरशिप लेके इसके अंदर ये पर आवर के हिसाब से फैसिलिटीज़ यूज़ कर लेता है। तो यानी कि थोड़ा सा प्रोफेशनल टच यहाँ पर आ जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि कई सारे कैफेटेरिया चेन्स हैं, वहाँ पर भी लोग अपने कंप्यूटर्स लेके बैठे रहते हैं, और कई ऐसे भी कोवर्किंग स्पेसेस हैं जो उनके साथ टाई अप कर रहे हैं। तो वो अनप्रोफेशनल और प्रोफेशनल को कैसे बीच में मिक्स करते हैं? जो फ्रीलांसर्स होते हैं या कुछ टीम वर्कर्स होते हैं, वो बड़े सारे ऑप्शंस चूज़ करते हैं जिसके अंदर उन्हें एक ऑफिस स्पेस मिल जाए या एक एनवायरनमेंट मिल जाए जहाँ पे वो काम कर सकें। कभी कभार घर पे स्पेस नहीं होती या घर में वो एनवायरनमेंट नहीं होता जिसमें वो काम कर सकें, तो कुछ कैफेटेरियाज जैसे स्टारबक्स हैं या अदर्स हैं, वो जो है इंटरनेट फैसिलिटी वगैरह जगह जगहों पे प्रोवाइड करते हैं और स्पेस प्रोवाइड करते हैं कि आप वहाँ पे काम करें। कुछ बुक शेल्फ्स कंपनीज़ होती हैं जो बुक शेल्फ एरियाज़ प्रोवाइड करते हैं कि आप वहाँ पे आकर के काम कर सकें। इंटरनेट फैसिलिटी आपको फ्री में प्रोवाइड की जाएगी और आप लोगों को इन्वाइट करके डिस्कशंस कर सकते हैं, पर वो एक बहुत लिमिटेड स्पेस होती है या एक लिमिटेड एरिया होता है जिसमें वो काम कर सकें। कि डेस्कटॉप की फैसिलिटी नहीं होती, प्रिंटर्स की फैसिलिटी नहीं होती, प्रेजेंटेशंस करने की फैसिलिटी नहीं होती, बहुत बड़ी मीटिंग्स करने की फैसिलिटी नहीं होती, और बाहर से जो लोग आ रहे हैं आप उनको रोक नहीं सकते। तो अगर वहाँ पे डिस्टर्बेंस है उसको भी नहीं रोक सकते। तो आपको एक पर्टिकुलर एरिया चाहिए होता है जहाँ पे आप पीसफुली अपना बिजनेस कंडक्ट कर सकें। उसके लिए आपको ये वर्क स्पेसेस बेटर अपॉर्चुनिटी देती हैं देन दी अदर। अगर कोई सिंगल व्यक्ति है, जैसे कोई ऑथर है, वो अपना काम करना चाहता है, तो वो एक शायद कैफ़े एरिया में चला जाए, वहाँ पे अपनी किताब पढ़े या अपने डेस्कटॉप पे, अपने लैपटॉप पे काम कर ले। पर बाकी लोग जिनको शायद क्लाइंट से काम है, डेस्कटॉप से काम है या प्रिंटर्स से काम है या प्रेजेंटेशंस करनी है या और क्लाइंट्स को इनवाइट करना है, टीम वर्क्स करने हैं, वहाँ के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो चलिए, दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस चर्चा में भाग लिया। काफ़ी कुछ नई बातें पता चली। तो जैसा कि हमारे मेहमानों ने भी बताया कि अभी तक तो इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल हम सुनते थे, लेकिन अब इकोनॉमीज़ ऑफ स्पेस हम देख रहे हैं इस कोवर्किंग एनवायरनमेंट के ज़रिए। और हो सकता है आने वाले समय में ऑन साइट चाइल्ड केयर वगैरह भी शुरू हो जाए, ताकि जो वर्किंग वुमेन हैं और जिनके बच्चे भी हैं वहाँ पर उनको वो सहूलियत भी मिल जाए। तो ऐसे ही चर्चा हम लगातार करते रहेंगे अर्थनीति में। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी।